हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकुर है और इस वीडियो में जो एमपीपीएससी मेंस में पेपर 5 है हिंदी वाला, उसमें जो अनुवाद वाला टॉपिक है उस समय उसके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। जो ये 25 नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं। जो ये 25 नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं। जो ये पेपर 5 है वो हिंदी का है और केवल हिंदी और व्याकरण का है। केवल हिंदी में ही देना है, 200 अंकों का है। और इस संबंधी में जो भी 2 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे का नहीं होगा। और इस संबंध में जो भी किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो इसी सिलेबस में ही दिए हुए हैं। तो जैसा कि ये देख सकते हैं, निर्धारित जो पहले 25 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर ईच, वो पहले संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। जैसे रस हो गया, छंद हो गया, जैसे पिछली बार था यति गति, छंद के अंग आ गए थे, या प्रशासनिक मानक शब्द क्या होते हैं, प्रशासनिक मानक शब्द क्या होते हैं या उसका महत्व क्या है, या मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरों का और भी संबंधित सवाल ये पहले 25 में आ जाएंगे। इसमें हम सबसे पहले आज हम देख रहे हैं अनुवाद वाला विषय कि अनुवाद क्या है, उसका महत्व क्या है, अनुवाद के प्रकार, अनुवाद के उद्देश्य, अच्छे अनुवाद की विशेषता, अच्छे अनुवादक की विशेषताएं आदि इस, इस वाले में हम देख रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे अनुवाद, जो ये पहले 25 में से सम्मिलित होंगे। इस अनुवाद वाले में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। अनुवाद करते समय किन 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी अनुवाद की प्रक्रिया, अनुवाद करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उद्देश्य, अनुवाद के प्रकार, अच्छे अनुवाद की विशेषता, अच्छे अनुवादक की विशेषता, अनुवाद सूत्र, स्रोत और लक्ष्य भाषा, वेटिंग या पुनर्परीक्षण, कंप्यूटर अनुवाद प्रविधि, अनुवाद के यंत्र उपकरण, परिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली, कार्यालयीन अनुवाद, अनुवाद मूल्यांकन, पुनरीक्षण। ये इस टॉपिक इस वीडियोस में हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त अनुवाद समतुल्यता का सिद्धांत भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अनुवाद की परिभाषा। अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्यायवाची है। जो अनुवाद शब्द है वो अंग्रेजी के ट्रांसलेशन शब्द जो होता है, ट्रांसलेशन, उसका पर्यायवाची है, जिसका अर्थ होता है पारवहन, पारधन वहन, अर्थात दूसरी ओर ले जाना। अनुवाद की परिभाषा। अनुवाद की परिभाषा यह है कि एक भाषा में कही बात को दूसरी भाषा में इस प्रकार कहना या लिखना कि वह बात दूसरी भाषा में समग्रता मतलब पूर्णतः एज इट इज प्रस्तुत हो सके, वो हमारी अनुवाद है। ये अनुवाद की परिभाषा है। अब इसके बाद जो आ सकते हैं, कुछ ऐसा पूछा जा सकता है कि किसी विद्वान के द्वारा दी गई परिभाषा के बारे में लिखी है, मतलब किसी विद्वान भाषाविद द्वारा दी गई ट्रांसलेशन की परिभाषा बताइए, अनुवाद की परिभाषा बताइए। उसमें जेसी कैटफर्ड एक अंग्रेजी के प्रसिद्ध भाषाविद, उनके अनुसार अनुवाद एक भाषा की मूल पाठ सामग्री का दूसरी भाषा में समानार्थक मूल पाठ सामग्री का स्थानापन्न है, सब्स्टिट्यूशन। मूल पाठ सामग्री क्या है? जो कंटेंट है वो मूल पाठ सामग्री वो है कंटेंट। जैसे गांधी जी की फादर ऑफ आवर नेशन, और जो उन्होंने इसको अगर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ये मूल पाठ सामग्री ये होगी। तो जेसी कैटफर्ड के अनुसार अनुवाद एक भाषा जो स्रोत भाषा है कि मूल पाठ सामग्री का, उसके जो कंटेंट है कि मूल पाठ सामग्री का दूसरी भाषा में समानार्थक मूल पाठ सामग्री का स्थानापन्न है, सब्स्टिट्यूशन। एज इट इज लिखना होगा क्योंकि ये विद्वान की भाषा है, स्कॉलर की भाषा है, स्कॉलर की परिभाषा है। ऐसे एक भारतीय विद्वान है भोलानाथ तिवारी, उनके अनुसार अनुवाद निकटतम, समतुल्य, सहज प्रतिप्रतीकन या यथासाध्य समानक प्रतिप्रतीकन है। ये वाली थोड़ी कठिन है तो आप छोड़ सकते हैं। अर्थात स्रोत भाषा के प्रतीकों के स्थान पर लक्ष्य भाषा के प्रतीकों को रखना प्रतिप्रतीकन है। अब ये वाली थोड़ी सी कठिन है, चाहे तो आप ये वाली भी देख सकते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार
अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में व्यक्त करना ट्रांसलेशन कहलाता है। ये अंग्रेजी की ये परिभाषा हो गई अनुवाद की। अनुवाद करते समय मुख्यतः 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ये सवाल बन सकता है कि किन 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए 25 जो सवाल आने हैं उनमें। तो अनुवाद में मूल कृति के विचारों का पूर्ण अंतरण होना चाहिए। मूल कृति के विचार मतलब जो मूल कृति की जो पाठ सामग्री है, जो उसके विचार हैं, जो उसका बेसिक कंसेप्ट है, वो पूर्णतः अंतरित होना चाहिए। लेखन शैली और विधि लगभग वही होनी चाहिए जो मूल कृति की हो। लेखन शैली मतलब जो राइटिंग स्टाइल है, होता है ना, विभिन्न प्रकार के राइटिंग स्टाइल होता है, हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है। तो लेखन शैली और विधि लगभग वही होनी चाहिए जो मूल कृति की हो। और अनुवाद में मूल कृति के समस्त गुण और सहजता होनी चाहिए। वैसी गुण होने चाहिए जो अनुवादित कृति है, जैसे मूल कृति के वैसे ही गुण और सहजता होनी चाहिए जैसे मूल कृति की है। तो ये अनुवाद की परिभाषा को इन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब प्रक्रिया, अनुवाद प्रक्रिया अगर क्या जाता है तो क्या लिखेंगे? अनुवाद प्रक्रिया स्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा में बदलने की प्रक्रिया ही अनुवाद की प्रक्रिया कहलाती है। सबसे पहले स्रोत भाषा की सामग्री को पढ़ता है अनुवादक जो होता है। सबसे पहले स्रोत भाषा की सामग्री को पढ़ता है, फिर उसका भाव समझता है और उसके बाद उसे लक्ष्य भाषा में अनुवादित करता है। अनुवादक को मूल और लक्ष्य भाषाओं दोनों का पंडित होना चाहिए। दोनों भाषाओं का पंडित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो दोनों भाषाएं स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, उसकी संरचना और शैली का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए। स्रोत भाषा वो होती है जो अनुवादित स्रोत भाषा वो है जिसे हम अनुवादित कर रहे हैं, और लक्ष्य भाषा वो है जिसमें हम अनुवाद कर रहे हैं। पुनर्निरीक्षण वेटिंग, पुनर्निरीक्षण को अंग्रेजी में वेटिंग बोलते हैं। अनुवाद पूरा होने के बाद मतलब ये प्रक्रिया का ही भाग है ना, इसके बाद चेकिंग होती है ना। तो अनुवाद का पुनर्निरीक्षण आवश्यक होता है कि कुछ छूट तो नहीं गया है, किसी शब्द पद वाक्य का कोई गलत अर्थ तो नहीं निकल रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे जो शब्द अनुवाद होते हैं उसमें अगर हम डायरेक्टली अनुवाद करते हैं तो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए भावानुवाद पे हमें जोर देना चाहिए। फिर अगला सवाल ये है कि अनुवाद करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मुख्यतः 3 बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। एक, पाठ्य सामग्री मतलब विषय सामग्री का पूर्ण ज्ञान हो, समानार्थक शब्दों का और उन पुनर्स्थापना। अगर ये 3 आता है, किन 3 बातों का अनुवाद में मुख्यतः किन 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? पाठ्य सामग्री, समानार्थक शब्द और पुनर्स्थापन। अनुवाद करते समय और भी निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे जो अनुवादक है वो स्रोत और लक्ष्य भाषा की प्रकृति, परिवेश, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, व्याकरण से पूर्णतः परिचित हो। इसके बाद अनुवाद में जो अभिव्यक्ति हो वो सुबोध, प्रांजल और प्रभामय हो। मूल रचना की शैली सुरक्षित हो। और जो विभिन्न प्रकार हैं अनुवाद के, शब्दानुवाद, भावानुवाद और रूपांतरण, भावानुवाद को ही श्रेष्ठ माना जाता है। अतः भावानुवाद का सहारा लेना चाहिए। जो प्रकार होते हैं उसमें हम आगे पढ़ेंगे। अनुवाद में मूल भाव की रक्षा होनी चाहिए। मूल कृति के विचारों का पूर्ण अंतरण होना चाहिए। अनुवाद यांत्रिक और निर्जीव नहीं लगना चाहिए। इसके बाद एक जो अनुवाद शास्त्रियों ने जो मार्गदर्शन दिया है अनुवादकों को, उसमें ये भी लिखा है कि एक एक पैराग्राफ को पढ़कर अनुवाद करने के बजाय संपूर्ण जो अनुदित करने वाली स्रोत भाषा है ना, उसके संपूर्ण विषय वस्तु से परिचित होना चाहिए, ना कि एक एक पैराग्राफ को पढ़कर अनुवाद करना चाहिए। तो 3 नंबर के हिसाब से मोर देन इनफ है ये। फिर अनुवाद के उद्देश्य, 3 उद्देश्य लिखने को आ सकता है। तो पहला उद्देश्य ये है कि दूसरी भाषा के साहित्य से, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि अभी जो आधुनिक हिंदी है वो पूर्णतः आधुनिकृत हो चुकी है। अब जो जितने भी क्षेत्र हैं, विज्ञान, तकनीकी, अर्थशास्त्र, भूगोल, सभी जो शब्द होते हैं उनका हिंदी रूपांतरित मिल गया। लेकिन आज से पहले तो ऐसा था, जो हिंदी भाषा है वो इतनी आधुनिकृत नहीं हुई थी।
मतलब बहुत सारे शब्द उपलब्ध नहीं थे, जैसे जेट इंजन वगैरह हो गया, इत्यादि इत्यादि। अभी तो आधुनिकृत हो गई। तो अनुवाद के 3 उद्देश्य होते हैं। इन बात को आप ध्यान रखें, अनुवाद के 3 उद्देश्य को इजीली हम याद रख सकते हैं। मुख्यतः 3 उद्देश्य बोले हैं कि दूसरी अनुवाद के माध्यम से एक साहित्यकार दूसरी भाषा की रचनाओं को अपनी भाषा में अनुवाद करके अपनी भाषा के साहित्य को समृद्धशाली बनाता है। कुल मिला के ये बोला कि दूसरी भाषा के साहित्य का उपयोग करके अपनी भाषा के साहित्य को समृद्ध करना, पहला उद्देश्य ये है। दूसरा, दूसरी भाषाओं में जो शैलियाँ होती हैं, उसके मुहावरे होते हैं, दार्शनिक वैज्ञानिक तकनीकी जो ज्ञान होता है, ये सब वाले पॉइंट आप हटा सकते हैं। सभी लक्षण दूसरी भाषा में उपलब्ध ज्ञान की प्राप्ति, जो ज्ञान होता है उसको अपनी भाषा में प्राप्त किया जा सकता है। अपनी भाषा को समृद्धशाली बनाना, सजने संवारने के लिए दूसरी भाषा के ज्ञान को लेना, ज्ञान का ग्रहण करना, विचार विनिमय, जो संपूर्ण विश्व में सभी भाषाओं में जो ज्ञान निहित है वो एक से दूसरे तक पहुंचाने में अनुवाद है वो सहायता करता है। मतलब जैसे किसी दूसरी भाषा में मान लीजिए जो जैपनीज है, उसमें कुछ नॉलेज है, तो वो नॉलेज हम अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में भी ला सकते हैं। जिसके दार्शनिक नॉलेज है या दार्शनिक ज्ञान है या जो वैज्ञानिक ज्ञान है, ये जो भी है, किसी भी प्रकार का ज्ञान। तो क्या उद्देश्य निकल के हैं कि दूसरी भाषा के साहित्य को समृद्ध करना या अपनी भाषा के साहित्य को समृद्ध करना, लक्ष्य भाषा उसको बोला गया है दूसरी भाषा, या जो श्रेष्ठ विचारों ज्ञान का चयन करना, और तीसरा विचारों का विनिमय। इससे क्या होता है कि अनुवाद से क्या होता है कि मानव समाज समृद्ध बनता है और एक दूसरे को महत्व जानने और समझने में सहायता मिलती है, एक दूसरे की संस्कृति को जानने पहचानने में। स्रोत भाषा को इंग्लिश में सोर्स लैंग्वेज बोलते हैं और लक्ष्य भाषा को इंग्लिश में टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं। तो अनुवाद के 3 उद्देश्य: दूसरी भाषा के साहित्य से अपनी भाषा के साहित्य को समृद्ध करना, दूसरी भाषा की शैलियों, मुहावरों या निहित ज्ञान की प्राप्ति और विचार विनिमय समझने के लिए। अनुवाद के मुख्यतः वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, अनुवाद के प्रकार दिख रहे हैं, तो वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन हम मुख्यतः 6 प्रकार ही देखेंगे: शब्दानुवाद, भावानुवाद और पर्याय के आधार पर अनुवाद। तो शब्दानुवाद क्या होता है कि एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, जो कहते हैं अनुवाद किया जाता है शब्दों में। तो शब्दानुवाद में मूल भाषा का दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों अनुवाद किया जाता है, या मूल भाषा की शब्द योजना, वाक्य विन्यास को भी यथावत रखा जाता है। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्रम के अनुसार ही अनुवाद में क्रम रखा जाता है। ऐसे कई बार वाक्य का सही अर्थ ध्वनित नहीं होता, फीलिंग चेंज हो जाती है, इमोशंस चेंज होते हैं वाक्य के, अगर एज इट इज हम वाक्य का अनुवाद करते हैं तो। इससे कई बार क्या होता है, वाक्य का सही अर्थ ध्वनित नहीं होता और कई बार तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो शब्दानुवाद को प्राथमिकता नहीं गई, भावानुवाद को प्राथमिकता दी गई है। भावानुवाद में क्या होता है कि जो अनुवादक होता है वो स्रोत भाषा की जो पाठ्य सामग्री है उसको अच्छे से समझता है और उसके बाद अनुवाद करता है। भावानुवाद पाठक को अधिक समझ में आता है। शब्दों के क्रमानुसार अनुवाद का ध्यान न रखते हुए उस वाक्यों के भावगत पर नजर रखी जाती है कि वो कहना क्या चाह रहा है। अनुवाद का लक्ष्य मूल भाव को उजागर करना होता है, लेकिन अनुवाद इस कार्य में अपने विचारों का सम्मिश्रण नहीं कर सकता, मतलब अपने विचार नहीं डाल सकते। रूपांतर अनुवाद या पर्याय के आधार पर अनुवाद, इसमें यह है कि जो अनुवादक होता है उसको पूर्ण स्वतंत्रता होती है, वो अपने जो अनुवाद में यथेष्ट परिवर्तन कर सकता है, अपने बातों विचारों का समावेश कर सकता है, लेकिन मूल पाठ के उद्देश्य अथवा विचार से भटक नहीं सकता। जैसे मान लीजिए परमाणु पढ़ रहे हैं तो जाके हिंदी साहित्य की बातें नहीं बता सकता, लेकिन मूल पाठ के उद्देश्य अथवा विचार से भटक नहीं सकता। अनुवाद करने वाला अनुवादक होता है। भावानुवाद, ये 3 होगा। इसके बाद चौथा है छायानुवाद। छायानुवाद क्या होता है, जब स्रोत भाषा की विषय वस्तु, जो पाठ्य सामग्री है, जो कंटेंट है जिसको हम अनुवादित करना है, जब स्रोत भाषा की जो विषय वस्तु है, पाठ्य सामग्री है, उसको लक्ष्य भाषा की प्रकृति के या उसकी सामाजिक सांस्कृतिक बनावट के अनुरूप अनुवाद किया जाता है, तो वो छायानुवाद है। मतलब हम पहले क्या करते थे,
हम जो स्रोत भाषा है उसकी प्रकृति, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रकृति के अनुसार हम उसको ट्रांसलेट करते थे, अनुवाद करते हैं। लेकिन इसमें छाया अनुवाद में क्या है कि इसमें क्या होता है कि जब स्रोत भाषा की विषय वस्तु के अनुसार इसमें स्रोत भाषा की विषय वस्तु को लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार किया जाता है, ना कि स्रोत भाषा की प्रकृति के अनुरूप। वह छाया अनुवाद। फिर बोला गया सारानुवाद। इसमें मूल पाठ के सारांश का अनुवाद किया जाता है, मतलब पूरा कंटेंट ट्रांसलेट नहीं किया जाता है, केवल ये बोला जाता है कि जो मूल पाठ है उसके सारांश का अनुवाद किया जाता है। मूल पाठ के महत्वपूर्ण अंशों, पाठ के जो सार होता है, जो समरी होती है, जो सिनॉप्सिस होता है, केवल उसका लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है। फिर आता है आशु अनुवाद। आशु अनुवाद क्या होता है? जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, दो भिन्न भाषी व्यक्ति, मतलब जो जिनको एक भाषा की दूसरी भाषा में आती है, जैसे फारसी और हिंदी है, तो उन दोनों को, फारसी वाले को हिंदी नहीं आती, हिंदी वाले को फारसी नहीं आती, तो जो तीसरा व्यक्ति जो मध्यस्थ के माध्यम से अगर ये दोनों बात करते हैं आपस में, किसी तीसरे व्यक्ति जो दोनों भाषाओं का ज्ञानी हो, जो दोनों भाषाओं का ज्ञानी, उसके माध्यम से यदि वार्तालाप की जाती है, वार्तालाप संभव हो पाता है, तो जो तीसरा तो इस प्रकार का जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, जो अनुवाद हो रहा है इसे मध्यस्थ द्वारा, तीसरे व्यक्ति द्वारा, वो आशु अनुवाद कहलाता है। जब दो भिन्न भाषी व्यक्ति जो एक दूसरे की भाषाओं को नहीं जानते, किसी मध्यस्थ तीसरे व्यक्ति के माध्यम से बातचीत को संभव बनाते हैं या वार्तालाप करते हैं, तो मध्यस्थ द्वारा ये अनुवाद आशु अनुवाद कहलाता है। फिर भावानुवाद बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भावानुवाद की विशेषता, भावानुवाद वाला हम आगे के पार्ट में देखेंगे।